अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, होता क्या है कि ज़िंदगी में हम सब अपने आप को प्रूव करने के एट टाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है या हमें अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना पड़ता है। वहाँ पर हम अपनी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जहाँ पर हमारी आवाज़ ऊंची बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शायद हम चंद ही लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। इसके ऑपोजिट या इसके कंट्रास्ट में अगर आप ये देखें कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, सो बजाय इसके कि किसी आर्गूमेंट में उलझा जाए, अपनी थॉट्स को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया जाए, अपने स्पिरिट्स को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया जाए और अल्टीमेटली आपकी आवाज़ शायद चंद एक लोगों तक नहीं, बहुत लोगों तक पहुँच पाए। सो ख़ुद को इन चीज़ों में इंटेंगल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी ऐसी कोई सिचुएशंस आए, अपनी आवाज़ हमेशा धीमी रखनी चाहिए और अपने आप को अपने काम से प्रूव करना चाहिए, अपनी थॉट्स और अपने स्पिरिट्स को हमेशा हाई रखना चाहिए। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लाहौर के अगर हम मौसम की बात करें, कल थोड़ा सा बेहतर रहा मौसम, लेकिन बारिशों की प्रिडिक्शन महकमा मौसमियात की जानिब से है 27 अगस्त तक है, लेकिन बारिशें हो नहीं रही। इसकी पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें लाहौर के अगर मौसम की, मौसम गर्म है, खुश्क है। राइट नाउ इट्स 31 डिग्री सेंटीग्रेड और बारिश के हवाले से प्रिडिक्शन है। लेकिन मैं कंटिन्यूसली 2-3 दिन से देख रही हूँ कि मौसम थोड़ा सा मुतदिल होता है, बेहतर होता है, लेकिन बारिश होती नहीं है। तो जनाब, वेदर के हवाले से ये अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी ज़ायरीन जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिए उम्रा वीज़ा की जो मुद्दत है वो 90 डेज़ तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप उम्रे की गर्ज से मक्का मुकरमा सऊदी अरब जाते हैं, सो यू कैन स्टे देयर फॉर अबाउट 90 डेज़। अच्छा, इसके साथ साथ सऊदी अरब ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि अपने मुल्क में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली, या मक्का मुकरमा कि अगर हम बात करें या मदीना मुनव्वरा की, सो वहाँ पर 100 के करीब मजहबी और तारीख़ी मकामात को ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से एक रिकमेंडेशन गई थी और इस पर भी गौर किया जा रहा है कि हर साल जो हज के अखराजात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हज तो अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। सबसे बढ़कर इसमें फ़ैक्टर ये है कि डॉलर का रेट बहुत बढ़ चुका है। सो इस पर भी जो रियाद की हुकूमत है वो इस पर भी गौर व फिक्र कर रही है। इस सब के साथ साथ जो दोनों ममालिक की एविएशन अथॉरिटीज़ हैं, इनके दरमियान भी एक MOU साइन हुआ है जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान जो परवाज़ें हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। सो ये एक अपडेट थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और पाकिस्तान की ख़वातीन कौमी फ़ुटबॉल टीम आइंदा माह यानी कि सितंबर में सऊदी अरब में होने वाले 6 मुल्कों के जो मुकाबले हैं उसमें शिरकत करेगी। 6 ममालिक की अगर हम बात करें, सो इसमें पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, लेबनान, लाओस, मलेशिया और भूटान की टीमें भी टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। 18 से लेकर 30 सितंबर तक ये मुकाबले जो हैं वो जारी रहेंगे, जिसमें पाकिस्तान की ख़वातीन कौमी फ़ुटबॉल टीम इनकी शिरकत जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ बहुत जल्द जो है ट्रेनिंग कैंप उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। सो दिस वाज एन अदर अपडेट जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे। कल गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो भारत के लिए एक तारीख़ी लम्हा था और चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद पर उतर गया। भारत का ये मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद का जो तारीख तरीन हिस्सा है वहाँ पर लैंड किया, जिसके साथ जो भारत है चांद के तारीख हिस्से में लैंड करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। अच्छा, अगर हम पिछले 4 बरसों की बात करें तो ये भारत ने इन 4 बरसों के दौरान दूसरी कोशिश की, यहाँ पर सक्सेस मिली। इससे पहले बैक इन 2019 चंद्रयान 2 को भेजा गया था, लेकिन वो मिशन जो था वो नाकाम हुआ था। सो ये अब तीसरा मिशन था जो कामयाब हुआ और चंद्रयान 3 मिशन जो था 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के बाद तकरीबन 10 डेज़ तक ये अर्थ के ऑर्बिट में जो था वो घूमता रहा। और इसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट डेज थे यानी कि 5 अगस्त की अगर हम बात करें तो बड़ा ये सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में एंटर हो चुका था। और फिर हमने कल देखा कि बड़ी कामयाबी के साथ इसने लैंडिंग की। इससे पहले अगर हम रशिया को देखें, इससे पहले हम अगर अमेरिका को देखें, चाइना को देखें, तो वो भी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। लेकिन भारत जो है वो तारीख तरीन हिस्से में लैंड करने वाला पहला मुल्क
बन चुका है। सो ये भी एक अपडेट थी जो आपके साथ हमने शेयर आज करनी थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद आज के शो के हाईलाइट्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट पर। ये ज़रूरत कब पेश आती है और ये किस उम्र में करवाना चाहिए जब ऐसी नौबत आ जाए। इसके साथ साथ सी पाकिस्तान एक्सपो 2023, इस एक्सपो में क्या होने जा रहा है, इसकी भी डिटेल्स आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ डिजिटल तरक्की के इस दौर में इंसानी राब्ते की कदर बहुत कम हो गई है और ये प्री मैच्योर डेथ रेट के बढ़ने की वजह क्यों आखिर बन रहा है, इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे NLP टेक्निक किस तरह से टारगेट्स के तयन और उनको हासिल करने के अमल को बढ़ा सकती है। सो ये तमाम टॉपिक्स आज हम शो में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने नी रिप्लेसमेंट पर बात करनी है। सबसे पहले कि नी रिप्लेसमेंट है क्या। सो बेसिकली जब आपका अपना घुटना होता है और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी बोन में, उसकी कार्टिलेज में, या घुटना बहुत ज़्यादा घिस जाता है। मोस्टली ख़वातीन में ये हम प्रॉब्लम देखते हैं जब आर्थराइटिस होता है और फिर जब एंड स्टेज आर्थराइटिस आ जाता है। सो अल्टीमेटली फिर इसका कोई ट्रीटमेंट रहता नहीं है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर अब नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है कि आपका जो घुटना है वो तब्दील कर दिया जाएगा, एक मैन मेड नी होती है उसके साथ। सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, किस तरह से इसको करवाना चाहिए, डॉक्टर का मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं ना कि काबिल होना, ये इसमें कितना मैटर करता है। बाज़ औक़ात आप बिल्कुल वो नैलों के हाथ में लग जाते हैं और काम जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। तो सबसे पहले जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पेश आती है, किन पेशेंट्स का जो घुटना है उसको रिप्लेस किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो नी रिप्लेसमेंट है, इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस पेशेंट में हम करते हैं। जो इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है वो होता है आर्थराइटिस। आपने आर्थराइटिस का लफ्ज़ सुना होगा। आर्थराइटिस हो गया, घंटिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये डिफरेंट किस्म का आर्थराइटिस है। एंड इट इज़ एन एजिंग प्रोसेस। ये कोई बीमारी नहीं कहेंगे इसको, इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़। ये सबको जिसकी लाइफ ज़्यादा है उसको ये डिज़ीज़ हो के रहनी है। अब आप जैसे देखें कि आपके बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी आँख है उसका लेंस ख़राब हो जाता है, नज़र आना कम हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जो जोड़ हैं उनके दरमियान एक नरम हड्डी रखी है जिसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। होता क्या है कि वक्त के साथ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में दरारें आना शुरू होती हैं। विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम वो दरारें जो हैं वो पक्की होना शुरू हो जाती हैं और डीप होना शुरू हो जाती हैं। फिर मरीज़ को इस पे हम कुछ एहतियातें बताते हैं। एहतियातों से मुराद ये है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि वो होता है कि वेट रिडक्शन। अगर जो पेशेंट जिनका वज़न ज़्यादा है, BMI 30 क्रॉस कर गए या 30 है, या वो ओवरवेट हैं, अगर BMI कम भी है तो उन्हें चाहिए कि अपना वेट थोड़ा सा कम करें, कुछ डाइट में चीज़ें कम लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कैल्शियम विटामिन डी का प्लान लें। तो जब ऐसी चीज़ें ऐसा हो जाए कि इन चीज़ों से आराम ना आए और एंड स्टेज आर्थराइटिस हो जाए, ऐसा आर्थराइटिस जिसमें कोई दवा असर ना करे, जोड़ों के अंदर टीके लगाने से भी आराम ना आए और मरीज़ ज़रा जा रहा हो अपना उसको लगे कि वो कहीं मुताज ना हो जाए, चलने फिरने से वो रह ना जाए, तो और दवाएं भी अपना खा के उसको नुकसान हो, तो वो स्टेज होती है जिसमें हम जॉइंट को तब्दील कर देते हैं। इसे कहते हैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। बेसिकली मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रांसप्लांटेशन से एंड रिप्लेसमेंट से। बाज़ लोग बड़ा डर जाते हैं कि रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांटेशन, जैसे गुर्दे की पेवंदकारी होती है ये,
तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, जो अभी तक आपने गुफ्तगू की उसमें सबसे ज़्यादा आपने यही इसी चीज़ पर फोकस आपने किया कि जिन लोगों को आर्थराइटिस होता हाँ है जी, या विद एजिंग ये एक कंडीशन है जो मोस्टली हाँ हम जी, लोगों में देखते हैं, या बिल्कुल। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, सो हुँ, उनमें ये चांसेस जो हैं आर्थराइटिस के, एंड स्टेज आर्थराइटिस फिर जब आ जाता है तो उसमें आपके पास द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ द नी नी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। ठीक है, इन पेशेंट्स का ये होता है। हाँ, अब जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, सो मोस्टली लोग जिस तरह से भी आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में मेंशन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पता नहीं इसमें हो क्या जाएगा। सो ये प्रोसेस असल में होता क्या है? क्या आपका अपना घुटना जब किसी भी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने हर तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया, उसको निकाल के साइड पर रख दिया जाएगा और उसकी जगह कोई आर्टिफिशियल मैन मेड नी ला के उसको लगाया जाएगा, या आपके अपने घुटने की एडजस्टमेंट के बाद वो जो कैप टाइप होगा, नी होगा, वो उस पर लगाया जाएगा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आधा जवाब आपने खुद ही दे दिया इसमें। अच्छा। इशू ये है कि देखें, जब हम बात करते हैं कि गुर्दा तब्दील करते हैं, एक दूसरे का गुर्दा लिया और वो लगा दिया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इसमें मैं ये बताऊं कि एंड स्टेज आर्थराइटिस कब होता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, वो घिसती है, पहले उसमें दरारें आती हैं, फिर वो पतली होती है, थिन आउट होती है, और फिर एक वक्त आता है वो कुशन ख़त्म हो जाता है, और फिर आपकी जो हड्डी है क्या है कि वो हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है। जैसा कि मैं आपको ये बताऊं, ये हमारा नीचे का जोड़ है, ये ऊपर का जोड़ है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है और फिर हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है, जिसमें आवाज़ें आती हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में क्रेपिटस बोलते हैं। जब ये स्टेज आ जाए तो फिर बोन ऑन बोन, यानी हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ जाना, और मरीज़ से चलना काफ़ी मुश्किल हो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा घुटना है, सो इसका जो जॉइंट है उसके दरमियान जो हड्डी है वो घिसना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब क्या होगा अगर ये घिसना अब ये शुरू घिस हो गई? जाती है जब सारी दवाएं असर ना करें और घुटने के अंदर इंजेक्शन भी असर ना करे, और मरीज़ चाहे कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जीना चाहता है, दोबारा चलना फिरना चाहता है, किसी का मोहताज नहीं होना चाहता, फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो नी जॉइंट को रिप्लेस करा लें। हाँ, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि नी जॉइंट में रिप्लेसमेंट में बाज़ लोग डरते हैं कि उनका घुटना निकाल दिया जाएगा, जैसे गुर्दा निकाल देते हैं, और फिर एक नया घुटना लगा दिया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। होता है क्या है कि जो आपकी सतह जो घिस जाती है, उसको हम ट्रिम करते हैं, ट्रिम करके नी को लेवल करके एक नया घुटना उसके ऊपर लगा देते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। देखें, ये अगर आप समझें कि ये पेशेंट का घुटना है, ये हड्डी पेशेंट की वैसे ही रहेगी, सिर्फ हम ये उनकी जो सतह है वो शेव करके ऊपर का पुर्जा लगा देंगे और एक नीचे का पुर्जा लगा देंगे, और ये दरमियान में एक आर्टिकुलर हमने कार्टिलेज, इसे ये इसका भी कुछ होगा ऑल्टरनेट या रिप्लेसमेंट? हाँ जी, ये नी रिप्लेस हुआ हुआ, ये पूरा नी रिप्लेस हाँ हुआ? जी, ये पूरा नी रिप्लेस हुआ। सही। ठीक है, यानी कि आपके अपने जो डिफरेंट, मतलब अगर नी की अगर हम बात करें और उसमें जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रिम करके, उसको मैनेज करके, उसी को ही बेहतर करके हाँ, उसके ऊपर जो उसके है वो बिल्कुल नया घुटना जो है वो लगाया जाएगा। इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? ऑपरेशन के दौरान कोई पेन नहीं होता। आजकल हमारे पास काफ़ी जदीद तरीके हैं, हम मरीज़ को बेहोश नहीं करते, उसको कमर में एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसे कहते हैं स्पाइनल एपिड्यूरल, जिससे अगले 48 घंटे मरीज़ पेन फ्री रहता है। तो ये अच्छा, उसके बाद वो ऑपरेशन सर्जरी हो गई एपिड्यूरल के साथ, और फिर उसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? पेशेंट कितने अरसे में वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है और फिर वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारेगा? ऐसा होता है क्या? हाँ जी, इसका मैं आपको सवाल देता हूँ स्टेप्स में। देखें, जब हम सर्जरी करते हैं पहले दिन, ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे हमारा एम होता है कि पेशेंट चले, खुद से चले, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फ्रैक्चर सर्जरी, ये हम नी रिप्लेस करें, एक नया घुटना डाल रहे हैं। तो हमारा एम होता है कि पेशेंट उठ के पहले दिन ही चले। तो पहले दिन हमारे फिजियोथेरापिस्ट की टीम होती है, वो पेशेंट को पहले कुर्सी पे बिठाते हैं और फिर वॉकर के ज़रिए एक राउंड लगवाते हैं। सुबह लगवाते हैं, शाम में लगवाते हैं, और ये प्रोसेस 2 से 3 दिन रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम पेशेंट को घर भेजते हैं और फिर उसको होम बेस्ड फिजियोथेरापी, उसकी नी बेंडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो 3 से 4 हफ्ते में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जो प्री इंजरी लेवल होता है उस पे आ जाता है। उसको जो घुटने का वो दर्द पहले था वो नहीं होता। हाँ, ज़ख़म का थोड़ा बहुत दर्द उसको होगा जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाता है। अच्छा, ये कितना वक्त लगता है फुल रिकवरी में, और उसके बाद पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए, आम लोगों की तरह चल फिर सके? 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स। बट इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। देखें, बाज़ पेशेंट होते हैं वो विल पावर बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, उन्हें जिस तरह कहा जाए कि आपने इस तरह करना है वो इस तरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बाज़ पेशेंट होते हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, वो पेन थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करते। तो इट डिपेंड्स, बट जो आइडियल है दैट इज़ 6 to 8 और 10 वीक्स, और 4 to 6 वीक्स का ये पीरियड होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया ना कि वो पेशेंट जो है वो वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गया, वो दोबारा से चलना फिरना स्टार्ट कर देगा। ये किस एज में करवाया जा सकता है? एक तो ये प्रॉब्लम किस एज में मोस्टली स्टार्ट होता है? अब जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या एक 80 साल का शख्स भी नी रिप्लेस करवा सकता है? क्या एक 95 साल का मर्द शख्स भी करवा सकता है? ये एज फैक्टर इसमें कितना मैटर करता है? हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया एज एक फैक्टर तो ज़रूर है, बट लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अपनी कैरियर में सबसे कम जो घुटना कम एज में तब्दील किया है वो एक 35 साल की खातून थी जिसको एंड स्टेज आर्थराइटिस हो गई। आर्थराइटिस की भी मैंने आपको कहा कि 2 किस्में हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी वो किसी काज की वजह से हो, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें जिस्म के सारे जोड़ दुखते हैं, जोड़ सूज जाते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। इन तरह के पेशेंट में घुटना ज़रा जल्दी ख़राब होता है, और इसमें सेकेंडरी आर्थराइटिस होता है तो इसमें हमें थोड़ा सा वक्त से पहले घुटना तब्दील करना पड़ता है। और एज ज़्यादा से ज़्यादा एज डिपेंड करता है पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन से। आपने देखा होगा कि बाज़ 80 साल के जो होते हैं मर्द हजरात या ख़वातीन, वो 60 साल से भी कभी कभी बेहतर होते हैं। तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर। इसमें फैक्टर होता है कि आपके बाकी मसले तो नहीं हैं। बाकी मसले से मुराद अगर आपको कोई और कोमॉर्बिड से मुराद कोई और बीमारियां तो नहीं हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट ठीक है, क्या हम सर्जरी करें तो वो वर्स तो नहीं हो जाएगी देन द डिज़ीज़। तो ये सारे फीचर्स हमें देखने पड़ते हैं। हमारी एक टीम होती है जिसे प्री एनेस्थीसिया हम वर्कअप कराते हैं। सारे टेस्ट में जब वो ओके कर देते हैं देन एज इज़ नॉट अ लिमिट। अगर उनके टेस्ट ठीक हैं और वो ख़ुद से चल फिर सकते हैं थोड़ा सा भी वॉकर के सहारे, तो उनमें नी रिप्लेसमेंट कर दी जाती है। बट आइडियल एज फॉर इफ़ आई वुड रिकमेंड इन माय कैरियर, इन मेरे एक्सपीरियंस में जो आइडियल एज है दैट इज़ 55 to 70 की विंडो। ये बहुत अच्छी विंडो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप इस दौरान करवा लें। बहुत से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते होंगे क्या करवाएं या क्या ना करवाएं। कल ही मैं अपने शो में बात कर रही थी, जब हम बात करते हैं ना लाइफस्टाइल चेंजेस की कि ये कर लें ये कर लें, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ चले जाएं, या मतलब किसी प्रॉब्लम के आने से पहले या प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ चले जाएं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं। हम समझते हैं कि अभी हमारे घुटने, हमारे बड़े जो हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग देखे एडल्ट्स जिनको घुटनों का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और वो नमाज नहीं खड़े होकर पढ़ सकते, तो वो बजाय इसके कि डॉक्टर पे जाएं, वो कहते हैं चलिए हम बैठ के नमाज पढ़ लेंगे। जो चीज़ नहीं हो रही खुद ही से उसको ऑल्टरनेट लाकर और वो उसी के साथ यूज टू हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक बर वक्त टाइम पर आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। यहाँ पर मेरा लिंक करने का मकसद ये है कि आपके पास जो पेशेंट्स आए, और बहुत से पेशेंट्स डर रहे होंगे, उनके माइंड में बहुत से इफ्स एंड बट्स और बहुत से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन डिले अगर जो करते हैं तो वो क्यों करते हैं? इसकी कॉस्ट की वजह से, डर की वजह से, किस वजह से? हाँ जी, डिले करने के काफ़ी फैक्टर्स हैं। देखें, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि लोग डरते हैं कि कहीं हमारा घुटना पहले से ही ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और ऐसा कभी होता है? ऐसा होता है। देखें, ये सर्जरी हर ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं करता। इसके लिए ख़ास किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, जिसने इसमें ट्रेनिंग हासिल की हो, फिर उसने ख़ुद से घुटने तब्दील किए हों, घुटने या कूल्हे के जोड़, और फिर वो प्रैक्टिस करे तब। तो ऐसे में इन लोगों में कॉम्प्लिकेशन फिर कम होती है जो किसी क्वालिफाइड आर्थोप्लास्टी सर्जन से ऑपरेट करवाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे होता है कि जो ट्रेनिंग नहीं है, उनसे फिर कभी पेचीदगियाँ हो जाती हैं,
तो इससे मरीज़ काफ़ी डर जाता है। आपके दूसरा सवाल जो है कॉस्ट, यस कॉस्ट इज़ एन इशू, क्योंकि हमारे मुल्क में आप देखेंगे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम जो घुटना लगाते हैं ये बाहर का लगाते हैं, यूएस का, यूके का, तो डॉलर की प्राइस ऊपर जाने से जो घुटने की प्राइस आज से कुछ 3 साल पहले जो 180 तक थी वो आज 350 टू 370। अच्छा, ये जो मैन मेड घुटने हैं ये बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं? हाँ जी, दे आर यहाँ पाकिस्तान में नहीं पता? पाकिस्तान में इफ़ आई वुड रिकॉल कि अभी तक मैंने पाकिस्तान का बना हुआ घुटना नहीं देखा। यस, मैंने उनका हिप जॉइंट ज़रूर देखा है पाकिस्तान का, बट मैंने पाकिस्तान का घुटना बना हुआ नहीं देखा। अच्छा, ये एक घुटना और उसके बाद ओवरऑल प्रोसीजर की कॉस्ट कितनी आती है? अच्छा, कॉस्ट डिपेंड करता है कि हमारे पैकेजेस होते हैं, पेशेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का वो पैकेज लेना चाहता है। हमारा ये होता है कि मैं 3 हॉस्पिटल्स में करता हूँ ये काम, तो इट डिपेंड्स कि डिफरेंट हॉस्पिटल में क्या है, बट वी ट्राई टू अकोमोडेट द पेशेंट। हम लेकिन फिर भी कितनी कॉस्ट आ जाती है जो सबसे कम, ताकि हमारे देखने वालों को थोड़ा इस हवाले से ये भी तो सबसे पता जो लगे। कम कॉस्ट है वो विद एवरीथिंग, सब चीज़ मिला के, आई मीन इसमें मेडिसिन, आपका स्टे, आपके टेस्ट, इट्स कॉस्ट अबाउट 6.5, इट्स द लोवेस्ट। 6.5 लाख? हाँ जी, 6.5। बिल्कुल ठीक हो गया, 6.5 लाख में। लेकिन इसमें आपका घुटना भी है, डॉक्टर की कंसल्टेशन हाँ भी है, टेस्ट भी है, जितने दिन आप अस्पताल में रहेंगे वो भी है। सो ये दिस इज अ पैकेज। ये एक पैकेज है उन पेशेंट्स के लिए जो आई मीन कहें कि हम बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं कर सकते, तो हम उनको इसमें, लेकिन उसमें उनका काम ठीक होता है ना, ये तो नहीं कि अगर कम वाला पैकेज करा लिया तो फिर काम बहुत अच्छा ना हो, ऐसा तो नहीं होता। क्वालिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, और पेशेंट का इस चीज़ के लिए ऐसा अच्छा, पोस्ट सर्जरी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं इसमें, कि अब आपने लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, आपका ये घुटना कितने अरसे तक काम करेगा, ये भी एक चीज़ मैटर करती है। देखें, घुटना जो हम लोग डालते हैं, मैं डालता हूँ यूएस का जिमर एक कंपनी है, ठीक है, ये इम्प्लांट बनाती है, बहुत अरसे से इसका घुटना मैं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी एक हमारी है स्मिथ एंड नेफ्यू, ठीक है, तो इन दोनों के मैं घुटने करता हूँ, ये दोनों यूएस के ब्रांड हैं। और इसमें जो क्या कहते हैं, आप कहें कि कितना इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आइडली स्पीकिंग ये 25 साल घुटना चलता है, 25 ईयर्स, ठीक है, बट विद केयर, बट वही मैं बताने लगा हूँ। बट हम जब पेशेंट के घुटने तब्दील कर देते हैं, जब वो पूरा अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं वापस, फिर वो कहते हैं कि ये घुटना हमारा नया है, देन दे ट्राई टू स्क्वाट मीन्स वो दोबारा अत्तहियात पोजीशन में बैठते हैं। दे ट्राई टू यूज़ इंडियन टॉयलेट्स इंस्टेड ऑफ कमोड चेयर्स। दे ट्राई टू, वो सीढ़ी ज़्यादा चढ़ना शुरू करते हैं। दे कैन, वो कर सकते हैं, बट आई मीन फिर आप ज़रा एक मशीन है उसको ज़रा ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसकी लाइफ थोड़ी सी ये आपने ये कहा है कि ये तमाम चीज़ें इनको देखना ज़रूरी है, और थोड़ी सी जो आपको चेंजेस बताए जाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस, उनको अडॉप्ट कर लेना, आपके घुटने की जो लाइफ है और काम है उसको ऑब्वियसली बेहतर कर सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ये चीज़ कि आप अभी मेंशन कर रहे थे कि एंड स्टेज आर्थराइटिस, और इसमें आपको फिर करवानी पड़ती है सर्जरी, या एज उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं अपने इर्द गिर्द अपने घर में एक दो बड़ों को देखूं, 90+ एज है, लेकिन घुटनों का कोई इशू नहीं, वैसे बहुत इश्यूज़ होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं, ऑब्वियसली ये इंडिकेट करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कितना अच्छा रहा। सो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अगर हम बीइंग यंगस्टर्स या हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे देखने वाले ऑडियंस, वो आज से ही उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दें, हम आगे जाके इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं? बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है, क्या करें? सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप सबसे पहले अपना वेट कम करें, ठीक है, वज़न आपका नहीं बढ़ना चाहिए, नंबर 1। अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ जंक फूड्स, ठीक है, घर की ग़ज़ा खाएं, सादी ग़ज़ा खाएं, रोज़ाना आधा घंटा वर्जिश करें, अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है। वर्जिश से मुराद ये है कि आपने कहीं जाके क्लब में कोई जिम शिम बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, जस्ट पैदल सैर 30 से 35 मिनट, हफ्ते में 5 से 6 दिन, एक दिन आप नागा कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम विटामिन डी का प्लान, दूध की आधी प्याली सुबह आधी शाम, सिगरेट नोशी, चाय, कोला ड्रिंक्स, ये चीज़ें अवॉइड करें।
और इससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और कुछ नीज़ की एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें कहते हैं, आप नेट पे डाल के देख सकते हैं, जिन्हें कहते हैं क्वाड्रिसेप्टिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपके जो नी के ये वाले पट्टे हैं इनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इससे भी आप अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास वक्त की किल्लत है, बहुत लोग आजकल जिम का बहुत ज़्यादा रुझान है। सो मैंने अपने इर्द गिर्द और भी ऐसे लोग देखे जो कहते हैं नहीं, जिम एक्सरसाइजेस इतनी हैवी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अल्टीमेटली आपके बॉडी ऑर्गन्स को, हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं, ये जिम बहुत ज़्यादा करना, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप जिम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइजेस करें, अल्टीमेटली आपके घुटनों पे बोझ पड़ेगा, घुटने ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा भी होता है कि ओवर एक्सर्शन से भी ये चीज़ें ट्रिगर करें? बिल्कुल, बाज़ लोग मैंने देखा है कि वो ट्रेडमिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे घुटना ज़रा जल्दी ख़राब होता है। तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ कि ट्रेडमिल के बजाय वो अगर पैदल सैर करें, वो जिम ज़रूर जाएं, वहाँ पे आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, बट जो ट्रेडमिल है उसको ज़्यादा यूज़ ना अच्छा, करें। ये तो कुछ अर्सा पहले इस हवाले से एक रिसर्च भी आई थी और काफ़ी रिसर्चर्स फिर आई पैदर पे कि जिन लोगों के घरों में ट्रेडमिल्स थी या जो बहुत ज़्यादा करते थे उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और आज आपने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया। तो क्या ओवर यूज़ ऑफ ट्रेडमिल ये इन चीज़ों का बाइस बनते हैं, या ट्रेडमिल को वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फिर जितने लोग इरादा रखते हैं वो मत खरीदें? हाँ जी, जो नेचुरल चीज़ है उसका कोई वो नहीं है, नेमुल आपको बदल, पता है, ठीक है। बट ट्रेडमिल को यूज़ करें, मैं उसको ये नहीं करता कि रिकमेंड नहीं करता कि ना करें, आप करें, बट उसको ज़रा हल्का सा करें, वो उस पर एक्सेसिव ना करें, उसकी स्पीड को ऑर्गेनाइज करें, उसके वॉल्यूम को, उसकी चीज़ें सारा, तो देख के ज़रा हल्का हल्का कि आपके घुटने पे बोझ ना पड़े। बिल्कुल ठीक। और जब भी आप किसी की सर्जरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट हो गई, तो उसके बाद भी आप थ्रू आउट देयर लाइफ जितनी भी ज़िंदगी है, कोई एक्सरसाइजेज वगैरह उनको करनी हाँ पड़ती जी, हैं? यही मैं बताना चाहता हूँ। एक एक्सरसाइज है, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्टिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, क्वाड्स कहते हैं। ये बहुत मुश्किल नाम है। तो ये पट्टे वो नेट पे डालेंगे तो आ जाएगा। ये जो हमारे ये पट्टे हैं नी के ऊपर, इनको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। सही। तो इनकी अगर आप एक्सरसाइज करें तो ये जब स्ट्रांग होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नी का पेन कम हो जाता है। बट हर दफ़ा हम कोई ना कोई बीमारी डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोसीजर डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड रिज़ल्ट यही निकलता है लाइफस्टाइल इज़ द की। अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, तो आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली एडवांस चीज़ है, आपको एक स्टेज आएगी, आप ख्याल नहीं रख रहे होंगे तो फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले ही आप अपना लाइफस्टाइल इतना बेहतर कर लें कि आप आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बचे रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम जो मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं, कमो बेश ये हर घर का मसला भी है और आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। होता क्या है कि आजकल जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, सो सब लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद तो होते हैं फ़िज़िकली, बट मेंटली दे आर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज़ तमाम लोग जो हैं वो अपने फ़ोन्स में, अपने सोशल मीडिया के साथ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पर इतना इंगेज्ड होते हैं कि वो आपस में बैठी हुई जो डिस्कशन है उस पर फोकस्ड ही नहीं होते। और फिर होता क्या है कि अगर आपने कभी कोई अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड कर दी है, सो बाद में आप उसको रीचेक करते रहते हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। सो आप अगर वहाँ पर मौजूद भी हैं लेकिन आप मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं। सो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट सोशल मीडिया के इस टाइम में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने जहाँ हमें बहुत सारा फ़ायदा भी पहुँचाया है, लेकिन इसका ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हम सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मैं एक रिसर्च का हवाला देना चाहूँगी। ये रिसर्च 2023 में जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में इसको पब्लिश किया गया। इस तहकीक के मुताबिक जो सोशल आइसोलेशन है, जो लोनलीनेस है और जो प्री मैच्योर डेथ्स हैं, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसी रिसर्च में ये भी बयान किया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशली आइसोलेट होते हैं, सोशल आइसोलेशन कि आप कहीं पर मौजूद हैं पर मेंटली आप प्रेजेंट नहीं है, सो सोशली आप किसी से ना इंटरैक्ट कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली ये आपकी मौत का बाइस बन सकता है, यानी कि वक्त से पहले मौत का बाइस बन सकता है। इसी तरह जो लोग तन्हाई का शिकार होते हैं, ऑब्वियसली वो डिप्रेस्ड भी बहुत ज़्यादा होते होंगे और होते भी हैं। सो इससे क्या होता है, इससे भी आपकी जो मौत है या डेथ का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि वक्त से पहले प्री मैच्योर डेथ के चांसेस एक्चुअली में बढ़ जाते हैं। सो इनका आपस में लिंक किस तरह से हम इस बुराई को, ये एक्चुअली में बुराई ही है, हम माने या ना माने, इसको हम अपने मुआशरे से
ख़त्म करने की एक छोटी सी काविश और उसका पहला कतरा बन सकते हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सहरिश नूर इस वक्त शो में मौजूद है। सहरिश, थैंक यू सो मच। सहरिश, सबसे पहले तो सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस दोनों का फ़र्क जो है इसको वाज़े कर दें, फिर यहीं से हम आगे प्रोसीड करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा एक आजकल जो ग्लोबल विलेज बन गया है ये दुनिया, उसमें ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाईलाइट करना कि हम सबसे कनेक्ट होते हुए भी सोशल आइसोलेशन का और लोनलीनेस का शिकार हो सकते हैं। अब इन दोनों में अक्सर इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा रहा होता है, सोशल आइसोलेशन को और लोनलीनेस को, पर इसमें एक फ़र्क है। जो आइसोलेशन है वो तब है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ह्यूमन मतलब असल में आपके आसपास रियल ह्यूमन बीइंग्स मौजूद नहीं हैं, आप उनसे इंटरेक्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, दैट इज़ सोशल आइसोलेशन। हो सकता है कि आप फ़ोन पे कनेक्ट हों, आप फ़ोन पे बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पोस्ट भी अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट कमेंट्स और लाइक्स भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप सोशली आइसोलेटेड हो सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं। आप डिजिटली सबसे कनेक्टेड हैं लेकिन अपने आसपास बैठे लोगों से आप बिल्कुल कनेक्टेड नहीं, आपके आसपास लोग मौजूद ही नहीं है, आप अलग रूम में बैठे होंगे, आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं होती है ना कि आप एक जगह फिजिकली बैठे हुए हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं है। लोनलीनेस और इसमें यही डिफरेंस है कि आइसोलेशन में आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, आप रूम में बैठना शुरू कर देते हैं, लॉक करना शुरू कर देते हैं, या कहीं भी बैठे हैं अपनी दुनिया में मौजूद हैं और आपको परवाह नहीं कि आपके आसपास कौन मौजूद है। लोनलीनेस ये है कि आप उसमें आपके आसपास लोग मौजूद होते हैं, यू हैव पीपल अराउंड यू बट यू डोंट फील अटैच्ड विद देम, आपकी उनके साथ फीलिंग्स अटैच नहीं होती, आपको उनकी वजह से एक आपकी फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जो आपको आनी चाहिए जब आपके प्यारे आपके पास मौजूद हों, वो फीलिंग नहीं आती और आप अंदर से एक खालीपन का शिकार हो जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली लोनलीनेस। ये दोनों चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऑल्दो हम कहते हैं कि आजकल के दौर में लोग बहुत कनेक्ट हैं, एक क्लिक पे पूरी दुनिया हमारे पास है, पूरी दुनिया शायद हमारे पास हो गई है, करीब हो गई है, लेकिन हमारे जो करीबी लोग हैं ना, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स, वो हमसे दूर हो गए, जिसकी वजह से हम सिर्फ उनसे दूर नहीं हुए, हम खुद से भी दूर होने लगे हैं, अपने इनर फीलिंग्स से हम दूर होने लगे हैं, जिसकी वजह से जो आपने जैसे जिक्र किया प्रीमेच्योर डेथ्स वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब हम सोशल आइसोलेशन की बात करते हैं, लोनलीनेस की बात करते हैं, आपने जो एक्सप्लेन किया वो ये कि सोशल आइसोलेशन इज़ बेसिकली जब आप खुद से लोगों को आइसोलेट कर लें, एक अलग कमरे में बैठना शुरू कर दें, आपके आसपास के लोग मौजूद हैं बट आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे, आप अपनी दुनिया में इतने मगन हैं कि आप उनके साथ ड्यू टू वट एवर रीज़न इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते। लोनलीनेस इज़ के जब हम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लोग, हाँ, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके क्लासमेट्स भी हैं, आपके पेरेंट्स आपके पास बैठे हुए हैं, हाँ, आप साथ बैठ के कहने को खाना खा रहे हैं बट सब अपने अपने फ़ोन पे हैं। तो लोनलीनेस ये कि आप सब मौजूद हैं एक जगह लेकिन आप लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, गुफ्तगू नहीं कर रहे, या आप मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ों का आपने बुनियादी फ़र्क इसको तो वाज़े कर दिया, लेकिन ये दोनों चीज़ें किसी भी इंसान की ओवरऑल वेल बीइंग को किस तरह से मुतासर करती हैं, हमारी इमोशनल हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे मुतासर करें? देखिए, हमारी एक तो ये कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है। एक हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि आपके बिहेवियर्स जो हैं, डिफरेंट रवैये, वो किस तरह से आपकी हेल्थ को मुतासर करते हैं। तो पूरा आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से फील करते हैं, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, वो आपकी हेल्थ को, आपकी वेल बीइंग को, आपकी इवन कोई आपको बीमारी हो गई है तो उसके क्योर में, उसकी हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सो इफ़ अ पर्सन इज़ आइसोलेटेड, अगर एक बंदा आइसोलेटेड है तो उसको अगर कोई उसकी नीड्स हैं, उसकी कोई परेशानी है, उसकी कोई स्ट्रेस है, तो वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में तो हम अपनी पसंद से आइसोलेट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी आदत हो जाती है, हमें अपने आसपास के लोग बुरे लगने लग जाते हैं, हम वो दुनिया में देख के एक तरह हमें टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है, हम किसी की छोटी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, हम अपनी नीड्स, अपनी परेशानियाँ, अपनी स्ट्रेसर बयान करना, किसी को कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान ऑलरेडी किसी इलनेस में मुब्तला हो चुका है, किसी क्रॉनिक इलनेस उसकी चल रही है, जैसे कि लिवर डिजीज़ बहुत लंबे लंबे चलते हैं, किडनी डिजीज़ बहुत लंबे लंबे चलते हैं, कैंसर जो है बड़ा क्रॉनिक डिजीज़ जो इस तरह किस्म की हैं, ऐसा एक इंसान, जो रिसर्चेस की गई हैं, एक इंसान जिसको सोशल सपोर्ट
इसका सोशल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। और एक इंसान जिसका इंटरेक्शन, जिसकी कम्युनिकेशन, जिसका एक्सप्रेशन वीक है, उसकी हीलिंग बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो बता रहा है कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये पेन है, और दूसरा से कहता है नहीं इट्स ओके, आप कर लोगे। उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके सेल्स जो इम्यूनिटी कर रहे हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसका अल्टीमेटली हमारी फिजिकल हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर नुकसान ही है दोनों केसेस में। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि हम मतलब सोशली खुद को आइसोलेट क्यों करते हैं, दिस इज़ नॉट द नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन कोई भी इंसान ऐसे रवैयों की तरफ आता ही क्यों है? क्या अपने माजी के किसी ट्रॉमास की वजह से, लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस ना होना, तो उसको लगता है एक ने मेरे साथ ऐसे किया, दूसरा भी ऐसे करेगा, तीसरा भी ऐसे करेगा। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है एक से हमें तकलीफ पहुंच गई, इतना ही काफ़ी था, अब हमने लोगों को ये बाकी के मौका ही नहीं देना। सो वो खुद की विल पावर को मजबूत करने के लिए या अपने आप में रहने के लिए या किसी से एक्सपेक्ट ना करें वो लोग, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट व्हाट आर द अदर रीजंस जिसकी वजह से कोई भी इंसान खुद को आइसोलेट कर लेता है? देखिए कुछ लोगों में तो ये है कि सिर्फ इसलिए वो इनिशियली जो हम बात करें यहाँ पे आइसोलेशन की बात करें, वो हम बात करें जो मीडिया की वजह से, सोशल कनेक्शंस की वजह से आइसोलेट कर रहे हैं। वैसे तो सोशल आइसोलेशन बहुत वजह से होती है, कुछ जगह पे लोग हमें आइसोलेट कर देते हैं, हमें कम्युनिटी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, ड्यू टू आवर हाइट, ड्यू टू आवर वेट, ड्यू टू आवर कम्प्लेक्शन, मल्टीपल रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से जब ड्यू टू आवर सक्सेस ऑल्सो बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर होते हैं कि हैं ये कैसे इस मकाम तक पहुंच गया, या ये कैसे ऐसी बात, या बाज़ जगह पर नजरियाती इख्तलाफात भी होते हैं तो लोग आपको अलहदा कर देते हैं। मल्टीपल रीजंस की वजह से जब आप कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स पे कह लें कि एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ जो उस पर पूरा नहीं उतरते, या तो उससे ऊपर चले जाते हैं या उससे नीचे चले जाते हैं, तो आपको कम्युनिटी रिजेक्ट कर देती है। तो एक इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है खुद को उस स्टैंडर्ड पे लाने के लिए। कुछ लोग वो स्ट्रगल कर लेते हैं और ख़ुद को एक्सेप्ट करवा लेते हैं, लेकिन हर एक में इतनी ज़्यादा विल पावर नहीं होती, उसको थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है, थोड़ी किसी से चाहिए होता है कि कोई इसको कहे कि तुम कर सकते हो। जब उनको नहीं मिलती तो वो आइसोलेट कर लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि ये एक गैजेट्स, मेरा फ़ोन, मेरा टीवी, एक वो चीज़ मुझे हर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से मुझे कोई बात नहीं की जाएगी, मुझे कोई तंग नहीं किया जाएगा, मुझे किसी से कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इनिशियली वो उसमें सेफ़ फील करते हैं, सेफ़ जोन या टाइम पास करने के लिए उसको यूज़ शुरू करते हैं, फिर उनको उसकी आदत हो जाती है। फिर उनको लगता है कि ये सेफ़ है कि हम किसी इंसान से ना बात करते हैं, और इनके इमोशंस इसी तरह इमोशंस भी उनके बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं, वो ऐसा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं इमोशंस उनकी अपने आप से फीलिंग्स, अपने आप से अटैचमेंट कि आप कैसा फील करते हो, उससे पूछो, हम कहते हैं हम कुछ फील नहीं करते। जो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड उस पर रह रहे होते हैं, आपको बड़े खुश भी नज़र आ रहे होते हैं, बहुत पोस्ट भी लगा रहे होते हैं, तो जब उनसे बात की जाए कि आप फील कैसा करते हैं, तो समटाइम दे फील आई डोंट नो कि मैं कैसा फील करता हूं। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर तो वैसे ही दिखावा बहुत ज़्यादा है। आजकल लोग बहुत कंपेयर करते हैं कि अच्छा फ़लाँ ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की, कितना खुश है, कैसे उस जगह पर जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो बेचारा वैसे सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो अगर उसने ये पोस्ट लगा दी शायद अपने आप को ही खुश करने के लिए या सिर्फ एक कहते हैं ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं। तो लोग वो होते नहीं जो वो आपको असल में सोशल मीडिया के ज़रिए दिखा रहे हैं। बहुत से हम हैप्पी कपल्स को देखते हैं, और मुझे लगता है जो इंसान जितना खुद को प्रिटेंड एक्चुअली में कर रहा होता है ना कि हम बीइंग अ कपल बहुत खुश हैं, वो उतना ही ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप में होता है। वो समटाइम्स हो रहा होता है एक्सेप्टेंस के लिए, सोसाइटी में अपना एक अपने दिल की तसल्ली के लिए, दिमागी तसल्ली के लिए। मोस्टली कहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी सेल्फ स्टीम थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, खुद पे उनका एतमाद कम होता है, तो वो उसको बहाल करने के लिए डिफरेंट किस्म की टैक्टिक्स या यूज़ करते हैं। उसमें से ये भी है कि आप खुद को प्रिटेंड करो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, समटाइम इट रियली वर्क, कि कुछ लोगों के प्रिटेंड कर करके वाकई वैसा फील करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ साइकिल। अच्छा देखिए, हम सोशल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं या इसके साथ साथ लोनलीनेस की बात कर रहे हैं, क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि वो अपनी विल पावर के ज़रिए ठीक रह ले, खुद को सोशली आइसोलेट करके या एक तन्हाई वाली जगह पर जाकर या खुद को लोगों से बिल्कुल डिटैच करके, क्या वो खुश रह सकता है? किसी इंसान की विल पावर इतनी अच्छी हो सकती है कि वो सेल्फ लव में भी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो, अपने लिए उसने अपनी एक्टिविटीज़ रखी हो, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन वो लोगों के साथ अगर इंटरैक्ट नहीं करें, या अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको डैमेज करेंगी, या कुछ लोगों को करती हैं, कुछ को नहीं करती। देखिए, वैसे जो कहते हैं हम इंसान आर सोशल एनिमल्स, हमें अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है,
देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स जिनको कहते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है एंड यू फील गुड, दिस इज़ फाइन, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक प्रोपोर्शन मेंटेन होगा कि इतना टाइम आपका अपना साथ है, इतना आपकी कम्युनिटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ पोर्शन रिक्वायर्ड है। इसी तरह एक्सट्रोवर्ट जो हैं, जब उनको पसंद है दूसरों के साथ मिलना जुलना, उसमें भी एक टाइम ज़रूर चाहिए होता है जब वो खुद बैठ के अपने अंदर देख सके, अपना झांक सके। तो सम टाइम, जैसे आपने कहा, ट्रॉमा कुछ होता है, कोई मसला आता है, तो हम तो कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। उस टाइम हम भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है, टेक योर टाइम, थोड़ा सा ब्रेक लें, खुद को अलग करें, टू थिंक, टू प्लान, थोड़ा सा टाइम लेके सोचना, प्लान करना, रिलैक्स करना और फिर वापस कम्युनिटी में आना नॉर्मल है। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म खुद को आइसोलेट करके, एज वी लिव इन सोसाइटी, हमने हर चीज़ सोसाइटी में देनी है और लेनी है, तो बिल्कुल आइसोलेट करके हम सर्वाइव एक कामयाब लाइफ जो है, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान, उसके पास एक ज़िंदगी में कोई दोस्त ऐसा होता है, कोई रिश्ता ऐसा होता है जिस पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इन अ वे होता है कि वो अपने इमोशंस उसके साथ शेयर कर ले, कोई दुख दर्द आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, उसके साथ शेयर कर ले, और बाकी सबके साथ वो एक मतलब उसने खुद बाकी लोगों से खुद को सोशली आइसोलेट किया हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है कि आपके इर्द गिर्द एक दो लोग ही अच्छे हों और वो काफ़ी हों, बाकी लोगों से आप नहीं मिल रहे तो डजेंट मैटर, क्योंकि वो शायद आपके लिए टॉर्चर का बाइस बने या वो आपके लिए कुछ कर ही ना सकते हो, या जब आप उनकी गैदरिंग में बैठते हैं वो कोई ना कोई आपको ऐसी बात करते हैं कि आपको तकलीफ होती है। तो क्या एक या दो लोगों का होना और अच्छे लोगों का होना और बाकी लोगों से सोशली आइसोलेट हो जाना, क्या ये फॉर्मूला काम कर सकता है? देखिए, अक्सर हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपनी लाइफ में कोई एक या दो लोग ज़रूर रखें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, आप जिससे अपनी बात शेयर कर सकें। जैसे कि आपका कोई टीचर, आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई फ्रेंड, वो कोई भी हो सकता है। क्लोज़ लोग वैसे भी एक दो ही होते हैं और होने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों तो आपके लिए भी इश्यूज़ आते हैं। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी टाइप। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपके क्लोज़ एक दो लोग हों, लेकिन बाकियों से आपका कनेक्शन, कम्युनिकेशन अच्छी हो, बहुत डीप कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरी बात समझ नहीं सकते इसलिए मैं बात करती ही नहीं हूँ या करता ही नहीं हूँ। तो इसमें हमारी अपने एरर्स आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हर कोई मेरी बात समझे और कोई वैसा बिहेव करे जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये समझ के हमें चलना होता है कि सब हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे, सब हमें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, हमें रिजेक्शन भी मिलेगी, हमें हमारे जो आइडियाज़ हैं उससे डिफरेंस भी मिलेगा, हमने सबको एक्सेप्ट करना। अच्छा ठीक है, ये तो आपने तमाम चीज़ें बता दी, लेकिन हम ऐसे फेज़ में, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अनहेल्दी पैटर्न है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे मतलब ट्रेन कर सकते हैं कि वो सोशल आइसोलेशन की तरफ मत आएँ, यानी कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग खुद से इन पैटर्न्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज कैसे करें और ख़ुद को वापस अच्छे लोगों के साथ, ये नहीं कि जो आपके लिए टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ आपने उठना बैठना, नो, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ करें। सो ये मेरे दो सवाल हैं, वक्त की किल्लत है, पेरेंट्स बच्चों को कैसे ट्रेन करें और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी इस पैटर्न में है वो अपने लिए क्या करें? अच्छा, एक पहले तो जैसे जो भी फैमिली सिस्टम्स हों, फैमिली सिस्टम में जो भी आपका हेड है उनको चाहिए कि वो फैमिली में सिस्टम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें कि वहाँ पे फैमिली टाइम दिया जाए। जो हम रिकमेंड करते हैं कि मील्स इकट्ठे हों, मील्स जब इकट्ठा ले रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीन आपकी बंद हो, कि आपने फ़ोन, जैसे काफ़ी जगह पे आइडिया दिया जाता है कि एक बास्केट रख दी, वहाँ सबने फ़ोन रख दी और सबने मिलके खाना खाया। अगर आप 2 टाइम 3 टाइम मिलके खाना खा लेते हैं, उसमें आपस में बात कर लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप अगर शेयरिंग करें आपस में, अपने इमोशंस की शेयरिंग करें, अपने बच्चों से, अपने सिबलिंग्स से, अपने जो घर में मौजूद हैं उनसे शेयर करके पूछेंगे क्या लाइफ में क्या चल रहा है उनके, और क्या फ़ील कर रहे हैं और किस तरह की उनको हेल्प की ज़रूरत है। इससे आप ओवरऑल अपने खुद को भी, अपने आसपास लोगों को भी एक आइसोलेशन से और लोनलीनेस से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपने खुद से, आपने किस तरह समझ सकते हैं कि क्या मैं आइसोलेशन या लोनलीनेस का शिकार हूँ, वो इसी तरह कि आपको महसूस होगा कि क्या मैं अपने इमोशंस से अटैच हूँ, मैं हैप्पी सेटिस्फाइड हूँ, मेरी जो है मैं अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, कर पाता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आप लोगों की मौजूदगी में भी एक तन्हाई उसका शिकार है। तो आपको ज़रूरत है कि पहले अपने इमोशंस से अटैच हो, मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ,
फिर किसी एक दो जो आपके क्लोज हैं उनसे शेयरिंग स्टार्ट करें। अपना स्क्रीन से थोड़ा सा कनेक्शन कम करें और रियल ह्यूमन जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे मज़ीद अटैच्ड हों। ये बहुत अच्छी आपने बात की। इसके साथ साथ मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप पे शेयर करना चाह रही थी कि अक्सर ऐसे होता है कि मैं मतलब कोई काम नहीं होता फ़ोन पर, लेकिन इंसान वैसे भी इतना लेज़ी हुआ होता है, वो लेटा होता है, बैठा होता है, कोई करने का दिल भी नहीं कर रहा होता, तो ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, स्नैपचैट देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्क्रॉल करना और आपका दिमाग दिल भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है करने को। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें भी ना अक्सर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही होती हैं। खुद से एंग्जाइटी आपके अंदर आती है। बहुत ज़्यादा जो लोगों में एंग्जाइटी आने लगी है वो मल्टीपल स्क्रॉलिंग की वजह से। एग्जैक्टली। और ये मैंने अपने अंदर देखा कि ऐसे ही ऐसे लगता है कोई बोझ सा दिमाग पर आ रहा है। तो इस चीज़ को भी लाजमी अवॉइड करें, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू किया है कि बिला वजह फ़ोन को पकड़कर स्क्रॉलिंग करना, इससे बेहतर है कि आप वज़ू कर लें, आप कोई मूवी अच्छी देख लें, कुछ ना कुछ ऐसा कर लें, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें। स्क्रॉलिंग जो है वो अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई एंजाइटी या स्ट्रेस ही देती है। और बाकी ये चीज़ें कि उसको सोशली आइसोलेट ना करें, उन लोगों से ज़रूर करें जो लोग आपके लिए तकलीफ़ का बाइस है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक या दो अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आप अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जिनसे आप अपनी परेशानियां शेयर कर सकें, और वो दो लोग ही आपके लिए काफ़ी हैं। थैंक यू सो मच सैरिश, हमारे साथ शो का हिस्सा थी। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।